So starting with Gauss law, we'll first recall इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फिर से एक बार रिकॉल करके देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा था. And at the end of the chapter of last class, we had just covered a prelim conceptual analysis of Gauss law. So number one, electric flux phi E is represented as the dot product of E and A, area vector. So area vector पे हमने क्या क्या देखा था? That 2D surface के लिए दो एरिया वेक्टर हो सकते हैं, एक प्लस एरिया वेक्टर, एक माइनस एरिया वेक्टर. हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाले एरिया वेक्टर को पॉजिटिव मानते हैं और उसी को यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेते हैं जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो, और वहां से हमारे को ये नेक्स्ट वाला आ जाता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, देन इट इज cos of theta. The cos theta is the angle, means magnitude of E into magnitude of A. It's like the dot product का जो हम कहते हैं. And theta is angle between E vector and A vector. डॉट प्रोडक्ट में हमेशा छोटा वाला एंगल ही लिया जाता है. फिर हमने देखा था जब यूनिफॉर्म नहीं होता है तो हम डी फाई ई कैलकुलेट करते हैं. डी फाई ई हो जाता है हमारा E डॉट डी ए एंड देन कॉस थीटा. ये भी हमने देखा था, ठीक है. और फिर हमने एक लास्ट में कहा था कि ऊपर वाले जो एक्सप्रेशंस हैं वो तब यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है तो दिस इज E डॉट डी ए, एंड दिस इज यूनिवर्सली, this is universally current when E is not uniform and you do this integral over the entire surface. पूरे सरफेस के ऊपर हम इस इंटीग्रल को कहते हैं, ठीक है. अब आइए गॉस लॉ के डेफिनेशन को लिखते हैं. गॉस लॉ का डेफिनेशन कहता है it actually connects what you know, it connects the charge enclosed in a body and the electric flux. इन दोनों को वो कनेक्ट करेगा गॉस लॉ का. तो गॉस लॉ कहता है the net electric flux, okay, write it तो समझ में आएगा. The net electric flux through a closed surface, और जब हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं वो क्लोज सरफेस 3D सरफेस होता है. Through a closed electric closed surface, that is a 3D surface, is 1 by epsilon naught times. Epsilon naught क्या था? Permittivity of free space. 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. कौन सा सरफेस? 3D सरफेस. अगर डेफिनेशन देखो बहुत ही आसान है, कुछ भी अलग नहीं. ये कहता है it is something like this. Look at this. This is a 3D surface. The net electric flux, flux आर पार जाता है, number of electric field lines that are crossing the surface is equal to 1 by epsilon naught times the net electric charge inside this surface. तो अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा. जैसे आपने उस दिन उस क्यूब के प्रॉब्लम को किया था, सिलेंडर के प्रॉब्लम को किया था, उन सब में फ्लक्स आपको 0 आया है. देखिए, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं. क्या नहीं था? कोई चार्ज अंदर था ही नहीं, ठीक है. यहाँ एक दो शब्द लिखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और मायने रखेगा हमारे लिए. पहला चीज लिखिए, नॉट applicable for 2D surfaces. गॉस लॉ हमेशा 3D surface पे ही applicable होता है. So on this basis we write phi E of a closed surface, and the closed surface is a 3D surface, is given by Q net inside divided by epsilon naught, which should also be equal to जो हमने सीखा था E डॉट डी ए. सर आपने E डॉट डी ए क्यों लिखा? क्योंकि हमें नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है, इसलिए हमने E डॉट डी ए लिखा. और ये इंटीग्रल किसके ऊपर हो रहा है?
ये इंटीग्रल होगा उसी क्लोज सरफेस के ऊपर, है ना। उस दिन तो हमने डेफिनेशन देखा था, डेफिनेशन में हमने ई डॉट डी ए इज यूनिवर्सली ट्रू, तो हम ई डॉट डी ए वाला यूज करेंगे। दिस इज गॉस लॉ। क्लियर? यस सर। पहला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे लिखते जाएंगे, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि इसमें हम लगाते हैं ओनली, अब 2D क्वेश्चन में मत लगाना। दूसरा, गॉस लॉ हैज नो प्रूफ। लॉ है भाई, कोई प्रूफ नहीं है इसको, ठीक है। प्रूफ तो है नहीं, लेकिन एक इलस्ट्रेशन से समझा सकते हैं, और ये इलस्ट्रेशन आपने लास्ट क्लास में किया था, आइए उसको दोबारा करके देखते हैं। एक इलस्ट्रेशन से समझा सकते हैं, बट कोई प्रूफ नहीं है। इलस्ट्रेशन कैसा है, मान लीजिए हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, देयर इज अ प्लस क्यू चार्ज, ओके, सो वी राइट कंसीडर a plus q charge enclosed in a closed surface, और इस क्लोज सरफेस को स्फीयर समझ लीजिए, ठीक है। तो आइए इसको एक क्लोज सरफेस के अंदर घुसा देते हैं, ये हमने इसको एक क्लोज सरफेस में घुसा दिया, इनसाइड अ क्लोज सरफेस, and that closed surface is the sphere, ठीक है। Now as per Gauss law, what will you say? As per Gauss law, चलो बताओ ना, what is the flux? सर क्या प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल, क्लोज सरफेस, यानी कि ये हमारा क्लोज 3D सरफेस है, और ये 3D सरफेस कैसा है, इस केस में स्फीयर है। दिस शुड बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज इनसाइड, ठीक है, यही होना चाहिए। इसको जब हम स्फीयर मान लेते हैं ना बेटा, तो प्रूव करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस एज्यूम कर लेंगे ऑन द सरफेस, और इस सरफेस को हम नाम देंगे, छोटा सा एक सरफेस कंसिडर करेंगे, और इस सरफेस को हम नाम देंगे ds, ठीक है। ये सरफेस ds है, और ds का एरिया वेक्टर कैसा होगा बोलो तो, ऐसा निकलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज है अंदर, तो सुनो संजीवनी, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, वो भी इस साइड में जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, and this is the area vector which is dA vector। आप किसी साइड में भी ले लो, dA वेक्टर ही आएगा। और ये जो स्फीयर है, जहां सेंटर पे ये चार्ज है, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो r है, ठीक है, स्फीयर का रेडियस r है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कंसीडर अ स्मॉल पोर्शन ds on the surface with an area vector dA, and dA is perpendicular to surface। Now flux, छोटा फ्लक्स होगा d phi e फ्लक्स थ्रू ds कितना हो जाएगा, E डॉट डी ए, यस सर। E डॉट डी ए हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, छोटा फ्लक्स। तो डीए के लिए कैसा हो जाएगा, इट विल बी ई डॉट डी ए, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा हो गया हमारा स्मॉल फ्लक्स, ठीक है।
यानी कि कितना हो गया, ई कितना होता है बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के कितना है 1/4πε नॉट, 1/4πε नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर तो हमने कैपिटल आर स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और इसके साथ डीए को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ फ्लक्स थ्रू द एंटायर क्लोज सरफेस, आइए इसको देखते हैं। एंटायर क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना जाएगा अभी, अब हम क्या करेंगे उसके लिए ये बन जाएगा फाई ई, एंड फाई ई विल बी द इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। इंटीग्रल माने कहाँ का इंटीग्रल है, पूरे सरफेस के ऊपर का है, दिस इज अ सरफेस इंटीग्रल, सरफेस का इंटीग्रल है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्यू डी ए डिवाइडेड बाय 4πε0 आर स्क्वायर, है ना, ओवर द एंटायर सरफेस, और फाई ई बिकम्स इक्वल्स टू क्यू 4πε0 आर इज कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीए विच इज इक्वल टू क्यू 4πε0 आर स्क्वायर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीए हो जाएगा 4π आर स्क्वायर, बिकॉज ये एक स्फीयर है, 4π ने 4π को काटा, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को काटा, तो हमें क्या मिल गया, पाई ई की वैल्यू आई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जी सर। so this we had done in the last class also, so this is an illustration how to understand Gauss law। आइए वो जो लेफ्ट साइड में हम लिख रहे थे उसका एक थर्ड पॉइंट लिखते हैं अभी, इसी यही सब के बेसिस पे। थर्ड पॉइंट इज शेप एंड साइज, लिखिए शेप, और ये आपको सारे याद रहने पड़ेंगे तब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस, of the closed surface does not matter for phi e। ये समझे हो बेटा, मतलब एक फुटबॉल के अंदर चार्ज रखो तो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और मेरे ऐसे देखो ये शार्पनर जैसा क्यूबॉइड के अंदर भी रखोगे तो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे शेप कोई मैटर नहीं करता है। चौथा लिखते हैं, तो किस पे मैटर करता है, तो हम लिखेंगे फाई ई डिपेंड्स ओनली ऑन the net charge enclosed inside the surface। अगर नेट चार्ज नहीं है तो जीरो हो जाएगा। और यहां से पूरे इसका एक समरी लिख लेते हैं, एक लाइन समरी ऑफ द एंटायर गॉस लॉ। ये एंटायर एक लाइन समरी कहता है हमें, अ पॉइंट चार्ज Q enclosed in a closed surface, और जब भी आप क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं वो 3D सरफेस है, emits a flux of कितना, Q by epsilon naught। ठीक है, यस सर। ठीक है, आइए ब्लू का पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हमें कहता है Q should be inside। बुक में ये इतना कुछ बताएगा नहीं, ये रहने से आप क्लियर हो जाएंगे। Q should be inside, और Q inside पे आइए 3 तरह के डायग्राम बना के देखते हैं, कहना क्या चाहता है।
Q should be inside. It doesn't matter what is your shape. Number 6 लिखते हैं. Number 6. Sir, a question. If it's inside, then it's Q by epsilon naught. If it's outside, it's 0. But what if it's on the surface? On the surface, उसको हम डील करेंगे एक प्रॉब्लम में. ठीक है. On the surface आपके बोर्ड में नहीं रहता है. On the surface रहने से भी will deal 1 or 2 problems. Don't worry. Like if it's on the corner of a cube or if it's on one of the Corner of faces. a cube रहने से हमें क्या करना पड़ेगा? Gaussian surface का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा. Good that you asked that question. करेंगे वैसे प्रॉब्लम. Don't worry. Okay. ठीक है. Closed surface is also known as Gaussian surface. और ये Gaussian surface hypothetical भी हो सकता है. जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया है वो सब ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न के आएंगे. ऐसा नहीं होता है. Gaussian surface hypothetical भी हो सकता है. और लाइन यहाँ पे लिखेंगे Q is the net charge. Q is the अकेला चार्ज नहीं है. नेट चार्ज. Net charge inside the Gaussian surface. Inside the Gaussian surface and not outside the Gaussian surface. जब आप फ्लक्स को गॉस लॉ से रिलेट कर रहे हो तो इट शुड बी इनसाइड. Q शुड बी इनसाइड. देखो फ्लक्स का एक फॉर्मूला तो E डॉट DA भी है. नहीं, हम सर गॉस लॉ से डिटरमाइन करेंगे. तब आप Q बाई एप्सिलॉन नॉट यूज करोगे. Q बाई एप्सिलॉन नॉट अगर यूज कर रहे हो तो Q अंदर ही रहेगा, अंदर ही रहेगा, अंदर ही रहेगा, अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आ सकता है. आइए आप कुछ केसेस को देखते हैं. ठीक है. एक केस देखते हैं. केस 1. और इसको आराम से पढ़ लो. कोई भी क्वेश्चन करने से पहले इसको डील करना. ऐसा एक हमने सरफेस लिया. ठीक है. ऐसा एक सरफेस लिया और हमने Q को बाहर रखा. कहाँ रखा? Q को बाहर रखा. ठीक है. राइट. और यहां से क्या एमिट हो रहा है? Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है हमारी. कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी जरा देखो तो. Q इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ेगा, ऐसे छोड़ेगा, ऐसे छोड़ेगा, ऐसे तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ रहा है Q. ठीक है. तो इनको हम नाम दे देते हैं. ये हमारा E है, ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है. these are the इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है. केस 1 में हम क्या करते हैं? हम कहाँ रखते हैं? सरफेस के ऊपर चार्ज को रखते हैं. मान लो अभी हम सरफेस के ऊपर नहीं, हम एक Q को बाहर रखते हैं और यहाँ पे एक DS, let's take a DS, arbitrary DS on the surface. ठीक है ना. एक आर्बिट्ररी हमने DS ले लिया. ठीक है. और ये जहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काट के जा रही है उल्टा साइड में भी एक DS ले लिया. ठीक है. अब आप देखो
अब स्टोरी कैसा रहेगा, अब कुछ ऐसा होगा, इधर आपको एक डीए वेक्टर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस साइड में एक डीए वेक्टर मिलेगा। अच्छा ये 3D है, 3D के लिए अंदर कोई भी एरिया वेक्टर नहीं होता है, आपको बताया था ना, सिर्फ हाँ सर। सरफेस से बाहर की तरफ। तो इस सरफेस से भी बाहर की तरफ एक निकलेगा, है ना, कोई भी शेप होने दो बेटा, जस्ट ऑपोजिट एक और निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम दें, इसको हमने डीए वेक्टर नाम दिया। उसी तरह एक यहाँ भी डीए वेक्टर नाम आ जाएगा, ठीक है। अब जरा आप देखो डीए क्या है हमारा, नाउ वी विल राइट हियर डीए का डायरेक्शन कैसा रहता है बेटा, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन रहेगा। DA is outward normal, and right here do not consider the interior of 3D surface. Do not consider interior of 3D surface for an area vector, not for the charge, for an area vector. अंदर को नहीं लेते हैं, right? This is say 0.1 and this is 0.2. तो यहाँ पे हमें एक फ्लक्स कितना देखने को मिलेगा, phi E1. यहाँ पे फ्लक्स कितना देखने को मिलेगा, phi E2. Now we can write both phi E1 and phi E2 क्या है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, Yes sir. cancel each other, cancel each other, and hence net flux, through a 3D surface कितना होना चाहिए, with no charge inside, irrespective of presence of charge outside, is equal to 0. ठीक है। अगर बाहर कोई चार्ज रहे और अंदर चार्ज ना रहे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा। Net flux through the 3D surface will always be 0. Clear? Understood this one? जी। Okay. आइए केस 2 देखते हैं। केस 2 डाइसी है, हाँ। केस 2 आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कराएगा, देखो तो कैसा है। केस 2 is like this. We have 2 charges now. 3 चार्ज है रादर, ठीक है। हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक है Q2 और एक है Q3, 3 चार्ज है। और ये है हमारा 3D क्लोज सरफेस। अब बताओ संजीवनी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किनके लिए होगा? Who will play the role to contribute to electric flux through the 3D surface? Q1 Q2 Q1 Q2 का नेट जो है, नेट चार्ज क्या, तो हम यहाँ पे अभी लिख सकते हैं phi e हमारा कितना होगा, phi e is Q inside, Q net inside divided by epsilon naught, यानी कि Q1 plus Q2 divided by epsilon naught, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे Q3 will not contribute for buildup of इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Q3 का कोई रोल ही नहीं रहेगा। और ऐसा जब आप प्लसेस कर रहे हैं तो याद रखिएगा
यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिएगा, कंसिडर द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। हाँ, कंसिडर द पोलैरिटी, नहीं तो नेट चार्ज आपको पता कैसे चलेगा, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग दिस। ठीक है, आओ अब एक और डेफिनेशन लिखते हैं, phi e from the closed surface. So you just calculated it. Phi e from the closed surface is how much, Sanjeevani? Q1 plus Q2 divided by epsilon 0. ठीक है, थोड़ा नाम दे देते हैं, एक एक चीज को नाम दे देते हैं। phi e क्या है? This is net flux through the 3D surface, and then we also have something called Q1 plus Q2. इनको नाम दे देते हैं। phi e का नाम क्या हो गया हमारा? नेट फ्लक्स थ्रू अ 3D सरफेस। फ्लक्स बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ, थ्रू अ 3D surface, right? And Q1 plus Q2 is net charge inside 3D surface, inside 3D surface. अब मजा चीज आएगा। अब आप बताइए, फ्लक्स का तो एक और फॉर्मूला भी है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला? E डॉट डी ए। हाँ, अच्छा, E डॉट डी ए जब आप कर रहे हो तो ऐसे कर रहे हो। अब सवाल आता है, देखो E डॉट डी ए में चार्ज का कोई मेंशन नहीं है, और गॉस लॉ चार्ज को लेके बात करता है, ठीक है ना। जब आप E डॉट डी ए कर रहे हो तो जरा इसको भी लिख लेते हैं। ये E क्या है? ये E क्या है? E इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड through the surface, net electric field through the surface. क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, जरा सोचो तो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस, through the surface. हाँ, कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? Q3 का रोल है कि नहीं? बिल्कुल है, हाँ है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है ना। आप ऐसे सोच लो, गॉस सरफेस को गोली मार दो। आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने क्या सीखा था? हाँ, तीन चार चार्जेस रहेंगे, सबका इफेक्ट रहेगा। दिस इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन द होल थिंग। अगर आप गॉस लॉ के मुताबिक फ्लक्स निकाल रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं दो चार्जेस को कंसीडर कीजिए जो अंदर है, और अगर आप इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आप इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं? थ्रू E डॉट डी ए, देन E डॉट डी ए में क्या रह जाएगा? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड will be net electric field, net E, due to the presence of all charges, और strictly लिख लीजिए inside or outside the closed surface, inside or outside the closed surface. Based on this knowledge, बताओ संजीवनी, अगर हम एक 3D क्लोज सरफेस के अंदर एक डाइपोल रखें तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस? एक 3D सरफेस के अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया। तुम्हारे घर में किचन से कोई भी एक डब्बा ले लो, उसके अंदर एक डाइपोल रख दो। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट डब्बा? क्या कहता है गॉस लॉ का फॉर्मूला? क्या है बताओ? Q by epsilon naught. No, not Q by epsilon naught. Q net inside by epsilon naught. हाँ, Q net डाइपोल by के लिए Q net 0 है। डाइपोल कैसा चीज है? एक तरफ जो चार्ज है, एक तरफ दूसरा ऑपोजिट है। चार्ज है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो आपको सी यू हैव टू बी वेरी सतर्क व्हेन यू आंसर। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो लिख ही लो। सिमिलरली इसी बेस के ऊपर ना, सिमिलरली phi e across a
3D surface with a dipole inside it is equal to 0, as net charge due to dipole is equal to 0, है ना। डाइपोल देख लो ना भाई साहब, डाइपोल कैसा चीज है, ऐसा ही चीज है डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। और बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a डिस्टेंस होता है, और डाइपोल मोमेंट कहता रहता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ये है डाइपोल मोमेंट की। अभी थोड़ा पल्ले पड़ रहा है गॉस लॉ? जी सर। अच्छा, अब गॉस लॉ को हमेशा देखते ही गॉस लॉ अप्लाई मत कर देना। यहाँ पे हम कहते हैं गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल। गॉस लॉ एप्लीकेबल हर वक्त है, बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। तुम्हें हमेशा यूजफुल नहीं आएगा, एप्लीकेबल तो यूजफुल नहीं आएगा। का मतलब क्या है, यूजफुल नहीं आएगा का मतलब ये है कि कंप्यूटेशन मुश्किल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक और पॉइंट हम लिखेंगे। हमने कितना पॉइंट लिखा था, 6 पॉइंट्स लिखा था, 7th पॉइंट लिखिए, डोंट अब्रप्टली अप्लाई गॉस लॉ। अप्लाई गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ is always applicable, but not always useful। काम में आएगा ऐसी कोई बात नहीं। अब सवाल आता है यूजफुल कब है, तो लिखिए इट इज यूजफुल व्हेन these are the criterias। गॉस लॉ यूजफुल कब कब होता है, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक। ये बहुत बड़ा एक चीज है, इसी के ऊपर अब तुम्हारा वो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक about the charge or charge distribution। अब आपने एक सवाल पूछा था मुझे, देखो ऐसे, देखो आपने कहा था सर ऐसे कोने में अगर एक चार्ज हो ये काला वाले तरह, तो हम क्या करेंगे। अब इसको गॉसियन सरफेस नहीं मान सकते, सिमेट्रिक नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और शार्पनर, एक और शार्पनर, एक और शार्पनर, 4 शार्पनर नीचे लाएंगे, 3 और नीचे लाएंगे, तो ये सेंटर में आया, और ऊपर 4 और शार्पनर देंगे। अब एक ऐसा बड़ा क्यूबॉइड बना जिसके सेंटर में ये वाला काला आ गया, बॉडी सेंटर। Did you understand, or you need one more round of explanation? See, if there is a charge at this corner, इस कॉर्नर पे चार्ज है हमारा, तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी गॉसियन सरफेस नहीं है। जो क्लोज 3D सरफेस है ना, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, दैट क्लोज 3D सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सेंटर में घुसाना है उसको जैसे भी हो। तो कैसे घुसाएगी संजीवनी, संजीवनी ऐसे नीचे। अभी देखो तो ये ड्राइंग तुम्हें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ऊपर से हमारा ड्राइंग ऐसा नहीं दिखेगा क्या, सोचो यहाँ पे तुम्हारा चार्ज है ना, तुम नीचे 3 और शार्पनर ले आओ। अब ये जमीन के ऊपर खड़े हैं, तो ये मिडिल में आ गया, यस सर, ठीक है। इसके ऊपर 4 और शार्पनर खड़ा कर दो। अब ये बीच में आ गया ना, यस सर, 1 2 3 4, इसके ऊपर 4 खड़ा कर दिया रूबिक क्यूब की तरह, और नीचे ये। समझ में आया? तो yes, आपका गॉस लॉ हमेशा यूजफुल नहीं होगा। गॉस लॉ तब यूजफुल होता है जब कुछ रूल्स है, और पहला रूल कहता है
गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो आप एब्रप्टली गॉस लॉ मत लगाइए, फंस जाएंगे, तब शायद ई डॉट डी ए करना आपको आसान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक। द इलेक्ट्रिक field must be symmetric. Electric field must be symmetric. Symmetric का मतलब होता है either equal or same at all points on the Gaussian surface. अब देखना तुम्हारे बोर्ड में ज्यादातर प्रॉब्लम ऐसा ही दिया रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस। एल्स विच, अगर ऐसा ना हो तो क्या है, एल्स विच ऐसा ना हो तो क्या है, गॉस लॉ नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। एल्स विच गॉस लॉ इज स्टिल वैलिड, ऐसा नहीं कि वैलिड नहीं है, स्टिल वैलिड, but mathematical computation becomes complex. Mathematical computations become complex. आप गॉस लॉ जरूर लगा सकते हैं पर आपको आसान नहीं होगा। ठीक है, नंबर 6, the angle between E and A, angle between E vector and A vector must be same at all points on the surface. On the surface, हमारे प्रॉब्लम में ये वैल्यू यूजुअली 0 डिग्री और 90 डिग्री दिया रहता है, और मे बी कांस्टेंट्स वैल्यू लाइक 30 डिग्री, 60 डिग्री एक्सेट्रा, ऐसा होना चाहिए। नाउ डी, गॉसियन सरफेस must not cross through, must not cross through, जिसको हम कहते हैं pass through any point charge। इसका मतलब क्या है बताते हैं, पहले लिख लेते हैं any point charge। So we write a 3D surface and Gaussian surface may be two different surfaces। ये जो एग्जांपल अभी आपको बताया कि 3D surface was the sharpener, Gaussian surface was the 8 sharpeners included together, ठीक है ना, may be two different surfaces, maybe two different surfaces। Gaussian surface आप assume करते हो, Gaussian surface is what we assume, that is, बहुत बड़ी बात है कि Gaussian surface इमेजिनरी है, आप इसको मान के चलते हो। जो हमने कहा था ना शुड नॉट पास थ्रू, शुड नॉट पास थ्रू का मीनिंग कुछ ऐसा है, देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक चार्ज है, ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे दिस कोन, लिख के रख लो, ये सब बाद में पढ़ोगे तो तुमको ये पढ़ने से ही काफी है। दिस कोन इज अ 3D सरफेस, नो डाउट अबाउट दिस।
This cone is a 3D surface, but is not a Gaussian surface. But is not a Gaussian surface as it crosses over the point charge. तो इसमें कैसे निकालोगे? इसमें अगर निकालने को बोला फ्लक्स कैसे निकालेंगे? इसको फ्लक्स निकालने के लिए सब बोर्ड में नहीं है, ये दिस इज नॉट देयर इन 12th बोर्ड। टाइम मिला तो एक प्रॉब्लम देखेंगे इसमें। इस साइड में और एक कोन सोचते हैं और फिर इसको सिलेंडर समझ लेते हैं। चलो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो समझ में आया, गॉस सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज. Electric flux must be symmetric, equal or same at all points on the Gaussian surface, else which Gauss law is still valid, but the computation is complex. Angle between E and A is always same at all points, usually 0 or 90 degree or some constants like 30-60. Gaussian surface must not cross through a charge. और आपका दिया हुआ surface और Gaussian surface, 3D surface and Gaussian surface may be two different type of surfaces. ठीक है, आइए सबसे पहले प्रॉब्लम करते हैं एक एक करके, अलग अलग ही यही सब ज्यादातर आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर चार्ज दिया हुआ है Q। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेमी सिलेंडर, मतलब हाफ सिलेंडर। ऐसी तरह से हमने सिलेंडर को तोड़ा कि तोड़ के ही देख रहे हैं ऊपर के में, बैटरी के में जो टर्मिनल रहता है ना, बिल्कुल वैसा है। ठीक है ना, बिल्कुल वैसा है। समझ में आया? प्रॉब्लम को हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या ये 3D सरफेस इसका गॉसियन सरफेस है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के ऊपर सिमेट्रिक नहीं है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आपको एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। आइए कैसे एज्यूम करेंगे ताकि वो एकदम सिमेट्रिक हो? तो इसको घुसा दो बीच में, और ये है हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब देखो तो ये पूरा हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। इमेजिनरी हो सकता है, ये पूरा हमारा गॉसियन सरफेस हो। जस्ट इमेजिन, ये जो रेड डॉट्स है, रेड डॉट्स ये मेरे गॉसियन सरफेस है। नाउ डू यू थिंक दैट द गॉसियन सरफेस इज सिमेट्रिक? देखो आप सोच लो, पूरा सॉलिड, सॉलिड के बीच में आपका सिलेंडर आ गया। तो हम लिखें फाई ई थ्रू द 3D सरफेस? नो नो नो, थ्रू द गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस लॉ कहता है वो 3D सरफेस जो चार्ज को इनक्लोज करता है। यानी कि अगर इनक्लोज ना करे तो यहां संजीवनी ने एक काल्पनिक 3D सरफेस बनाया है, और तब इसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। ये कैसा हो जाएगा? ये हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो हम लिखेंगे फाई ई
अगर यहां से इतना जा रहा है तो फाई ई थ्रू हाफ सिलेंडर कितना जाएगा, आप खुद ही बोलो, क्यू बाई इस वैल्यू का हाफ। एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, जी सर। एक्चुअली हाफ ऑफ पाई ई। तो इस प्रॉब्लम में आपने क्या देखा, इस प्रॉब्लम में आपने देखा सिमेट्री एस्पेक्ट, सिमेट्री एस्पेक्ट ऑफ गॉसियन सरफेस देखा आपने इसमें। मजा आया, समझ में आया कि हाँ अगर ऐसा सर। किया जाए तो आपको उसको अंदर घुसाना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कि लेके कुछ भी कर दोगे। ठीक है, चलो दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा? यस सर। अब दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। अब तुमको सब कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार हो गया, तुम कोई भी प्रॉब्लम कर दोगे सीबीएसई वाला। ठीक है, दूसरा वाला है, दूसरा वाला कुछ ऐसा है कि ये गोल है, रुको रुको पहले ही मत बनाओ, हाँ मुझे बना लेने दो क्योंकि मैं काटा काटी करूंगा। ऐसा है, ठीक है, और इस बार देखते हैं चार्ज कहाँ है। इस बार चार्ज यहां बिठा दिया है, क्यों? फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, फाइंड फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर। क्या आप गॉस लॉ लगा सकते हैं ऑन दिस 3D सरफेस? नो। लगा सकते हैं गिवन 3D सरफेस। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, ऐसे गॉसियन सरफेस बनाया, देखो अल्टीमेटली ये आपकी गॉसियन सरफेस है पूरा चीज। ऐसे आपने गॉसियन सरफेस बनाए, ठीक है ना? तो लिख लें यहाँ पे, आइए लिखते हैं गॉसियन सरफेस इज अ स्फीयर। अब हम फिर क्या लिखेंगे, फाई ई थ्रू द गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस हमारे केस में क्या है, स्फीयर है। कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट थोड़ी कुछ लेना देना है। सो फाई ई थ्रू द हेमिस्फीयर, will be half of epsilon. half of phi through the sphere, right, which should be equal to q by 2 epsilon naught. अब कोई मायने नहीं है कि आप अगर सिलेंडर लाओ तो अलग आएगा, देखो दोनों ही केस में q by 2 epsilon naught आया। क्लियर है? यस सर। हलवा प्रॉब्लम। चलिए एक लेवल और चलते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक प्लेट है। क्या है बेटा, एक प्लेट है, जैसे ऐसा रहता है ना कोस्टर, चाय देने के लिए कोस्टर रहता है, वैसा ही एक प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है। प्लेट ऐसा दिया है संजीवनी को कि वो स्क्वायर प्लेट है और चारों साइड का मेजरमेंट है। ये पैरेललोग्राम मत समझना, 3D में कर रहे हैं बेटा। ए पे है, ठीक है, समझ जी। में आया? और चार्ज कहां पे दिया है आपको, चार्ज आपको दिया है एग्जैक्टली कितना ऊपर दिया है, बोल रहा है सेंटर ऑफ द प्लेट से ऊपर दिया है, और यहां तक की दूरी पे जो चार्ज दिया है, सॉरी द चार्ज इज क्यू, और चार्ज की दूरी है a/2 पे। a/2 समझ में आ गया ना, a/2 जी। सरफेस ऑफ द प्लेट। सवाल पूछता है आपको, फाइंड फाइंड फाई ई ड्यू टू चार्ज q फ्रॉम दिस प्लेट। इंटरेस्टिंग है देखो,
Q from this plate. समझ में आया? अब तो जी। सरफेस पे भी नहीं है, लेकिन व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू। अभी एक सवाल पूछ सकते हो आप, सर थोड़ी देर पहले आपने बोला कि अगर Q इनसाइड पे नहीं है, सरफेस पे है, तो कभी भी फ्लक्स होता नहीं है। बेटा That is according to Gauss law. that is according to Gauss law when you are putting it inside a enclosed surface के अंदर अगर नहीं है तो। लेकिन फ्लक्स का एक और फॉर्मूला भी तो होता है, फाई क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, और इस चार्ज Yes. के लिए कुछ तो ई रहेगा, है ना? आइए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एक दो बार 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। हमारा गॉसियन सरफेस हम ऐसा लेंगे, एक क्यूबॉइड, एक क्यूब ले लो गॉसियन सरफेस को, ऐसा क्यूब सोचो, ठीक है? और हमें गॉसियन सरफेस चाहिए, तो गॉसियन सरफेस को हमने यहाँ पे ले लिया। दिस इज योर गिवन प्लेट संजीवनी, गिवन प्लेट। ये जो आपका गिवन प्लेट कह रहा हूँ, गिवन प्लेट आपका नीचे वाला सतह जो है ना, वो आपका गिवन प्लेट है। ये देखो, ये आपका नीचे वाला सतह आपका गिवन प्लेट है। नो इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. दिस इज द गिवन प्लेट, जो कि है ये वाला। ये गिवन प्लेट का मेजरमेंट क्या क्या है जरा देखो तो बेटा। ये है ए, ये है ए, ये है ए, ये है ए, और यहां से हमारा चार्ज कहां पे है, चार्ज यहां पे है, और यहां से चार्ज की दूरी कितनी बताई थी उन लोगों ने, a/2। तो इसको हम a/2 लेंगे, तो ये भी कितना हो गया, a/2 हो गया, चारों तरफ a/2 है ना? It's the middle of the cube. यस, तो ये हमारा था a/2, और हमारा ये पूरा चीज तो ए ही है, ठीक है? तो लिखिए हम अभी गॉसियन सरफेस के बारे में हम लिखते हैं, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इज एन एनक्लोज्ड क्यूब, is an enclosed cube of h, h की वैल्यू कितनी है a। उस दिन तुम इतना टायर्ड होके आने के बाद ये पढ़ते तो नहीं समझते, a and charge q being located right at its center। एकदम सेंटर पे हमने चार्ज क्यू को लोकेट कर दिया, ठीक है? अब आओ अप्लाई करो, फाई ई गॉसियन सरफेस जो कि है क्यूब, है ना, कितना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? जी। क्यूब के कितने फेस होते हैं बेटा, 6 6. फेस होते हैं। सो अब हम लिखेंगे फाई ई थ्रू व्हाट, प्लेट, प्लेट ऑफ एज ए, ठीक है ना? टिपिकली ये कौन सा प्लेट है हमारा, येलो वाला प्लेट है, येलो प्लेट। जी। ए विल बी इक्वल टू कितना, विल बी Q इक्वल by 6 epsilon. 1/6 ऑफ पाई ई थ्रू गॉसियन सरफेस, क्योंकि ऑल द थिंग्स आर आइडेंटिकल सिमेट्रिकल। गॉसियन सरफेस जो कि है क्यूब, यानी कि हो गया क्यूब बाई कितना, 6 एप्सिलॉन। 6 epsilon. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, सवाल ऐसा है कि इस पे पॉइंट एक और लिख लेते हैं, लास्ट में कितना 7वां पॉइंट लिखा था, तो इसमें एक 8वां पॉइंट लिख लीजिए। 8वां पॉइंट है द 6 फैक्टर, ये जो 6 से आपने डिवाइड कर दिया ना आंख मूंद के, इज एप्लीकेबल व्हेन चार्ज इज exactly at center,
and satisfies symmetry factor. वरना नहीं होगा। ठीक है, आइए इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह पे। क्वेश्चन नंबर 4। कितने सारे क्वेश्चन कर लिए तुमने, देखो तो। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारा चार्ज यहाँ पे आया, सेंटर पे चार्ज है। क्वेश्चन इज फाइंड phi e, find phi e through shaded face. अभी आप बताओ कितना होगा। phi e shaded will be equal to 1/6 of phi e। इस बार 3D सरफेस ही लिख सकता हूं क्योंकि Q कहाँ पे है, एकदम सेंटर पे ही है, Center में, yes. which is equal to Q/6 epsilon naught। ठीक है, जी। अब आपका प्रॉब्लम ले लेते हैं। आपने जो ख्वाहिश की थी वो प्रॉब्लम भी तो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is like this. स्कूल में इतने केस तो किया ही नहीं होगा ना? किया था स्कूल में? नहीं। Sir, I was absent during this topic. तो प्रेजेंट भी होती तो भी नहीं किया होगा, इतना मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। फाइंड phi e ड्यू टू Q from the cube। ठीक है, but difficult for you to draw, huh? What I'm trying to tell you is it's something like this। देखो मैं भी ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको समझाऊंगा। आपको समझ में आ रहा है? अभी हमने यहाँ पे कितने हाँ sir. अभी हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्यूब ले लेंगे। अभी समझ में आ रहा है? Yes sir. तो इसी को रेप्लिकेट करता हूं फिर क्लोन, और उसको रेप्लिकेट करके
ऐसा हो गया देखो, ठीक है। So we can write now the Gaussian surface would be a large cube comprising of 8 similar cubes such that charge q would be at the center of it. बस इतना अगर तुम कर लोगे ना, यही अंडरस्टैंडिंग है गॉस लॉ का, सेंटर ऑफ इट। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. तो लेट्स फाइंड आउट फाई ई। अब मैं जीएस लिख रहा हूं, हाँ, जीएस मतलब गॉसियन सरफेस है। फाई ई थ्रू द गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, which is equal to phi e through 8 large cubes. Gaussian surface is 8 large cube. Now question arises, आपको बोला क्या है, जरा देखो, यहाँ बड़ा कैच है। Find phi e due to the q from the cube. आपको सिर्फ phi e निकालने बोला है, ठीक है। अब आप गॉसियन सरफेस सोचने के बाद जरा सोचो, फ्लक्स कहां पे आता है? फ्लक्स ऑलवेज कम्स ऑन विच ऑल साइड्स? 3D में हमारा सरफेस कौन सा कंसीडर होता है बेटा? वो सरफेस कंसीडर होता है जो आउटवर्ड रहता है। Yes. नाउ दिस इज अ क्यूब, ये हमारा क्यूब है, ये क्यूब है, इसके यहाँ पे चार्ज है, इसको छुपा देता हूं, यहाँ पे चार्ज है। तो आउटर सरफेस कितने कितने हुए बेटा? कितने आउटर सरफेस दिखेंगे आपको? एक आउटर सरफेस, दो आउटर सरफेस, तीन आउटर सरफेस, बाकी हिस्सा लेकिन ढक गया, क्योंकि यहां भी एक क्यूब है, नीचे भी एक क्यूब है। Yes. अगर आप देखो तो हर क्यूब में each of the 8 cubes will only have 3 surfaces which will emit. Yes. सोच के देख लो, किसी को भी ले लो, चार्ज तो एक कोना में लग रहा है ना, और वो 3 सरफेस कौन सा है पता है? ये देखो 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 देखो, एक मिनट देखो, वो 3 सरफेस है, ये वाला और पीछे का फ्लैट वाला, यही 3 एमिट कर रहा है। तो ऐसा 3 सरफेस ही आएगा और कुछ सरफेस नहीं आएगा। नीचे वाला ढका हुआ है, साइड वाला भी ढका हुआ है, ठीक है। यही इस प्रॉब्लम का कैच है। आप ऐसे 8 लिख के आंसर मत लिख देना, क्योंकि आपको नाउ हम लिखेंगे ईच ऑफ the 8 cubes will have only 3 faces that will emit flux. Due to Q. और यहां पे हम रीजन लिखेंगे, उसका रीजन क्या है? As for a 3D surface, dA फ्लक्स तो E डॉट dA होता है ना, dA is applicable only for outer surface. ये ध्यान रहे आपको, हमेशा आउटर सरफेस के लिए। तो लिखेंगे दैट इज 3 फेस पर क्यूब will be open to outer environment. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ऐसे Yes, sir. 8 से डिवाइड मत कर देना। सो सिंस वी हैव 8 cubes, therefore a total of
कितना 24 फेस. 24. Now, does flux phi e from each face is equal to q by 24 E naught. Now, each cube has 3 outer faces. देखो आपको लेकिन क्वेश्चन में पूछा जो क्यूब आपको दिया उससे कितना फ्लक्स निकलेगा. Each cube has 3 outer faces. ठीक है ना. Therefore, phi e from each cube, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Will be equal to phi e from each face into 3, which will be equal to q 24 E naught into 3, which will be equal to q by 8 epsilon. समझ में आया बेटा? Yes, sir. ये होता है हमारा फाइंडिंग गॉस लॉ में. इसको कैसे हमने देखा? सबसे पहले हमने देखा 8 क्यूब ले लिया. 8 क्यूब लेने के बाद हमेशा ये देखो आउटवर्ड फेसिंग फेस कितने हैं. हर एक क्यूब का 3-3 करके है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, 8 क्यूबों में 3-3 फेस यानी 24 आउटवर्ड फेसिंग क्यूब हो गए. 24 आउटवर्ड की फेसिंग क्यूब मतलब एक फेस से कितना निकलता है? एक फेस से क्यूब बाई 24 ई नॉट. हर एक क्यूब में 3 फेस है तो 3 इंटू क्यूब बाई 24 ई नॉट. तो कितना हो गया? Q by 8 epsilon naught. हाँ, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. एक कोन वर्टेक्स वाला रहता है बट दैट जनरली डजंट कम इन बोर्ड में. आपके बोर्ड में नहीं आता है. So that has got a typical formula. It's not covered in board, so I'll not cover unnecessarily for you. So that concludes Gauss law and Gauss surfaces. You have done so many different. आपने कितने टाइप के क्वेश्चंस किए हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2, 3 के अंदर ही आ जाता है एग्जाम में. 3, 4, 5 and the 5th one was the most complex one that you have done. So now it's up to you to practice this